हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रमन सेठी एंड दिस इज़ योर साइंस क्लास। हमने अपना साइंस का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अभी तक हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती है, क्रॉप क्या होती है, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, इनके एग्जांपल्स ये हमने पढ़ लिए थे। और बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं जो हम अपने फील्ड में अप्लाई करते हैं, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप अपने फील्ड में अप्लाई करते हैं। तो वो स्टेप्स थी प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। These all are the steps which we use in our field in sequential manner, so as to get products of our crop from the field. तो फर्स्ट स्टेप हम पढ़ने जा रहे हैं, एक एक करके हम सारी स्टेप्स डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सोइल क्या होती है, इसके अंदर क्या कुछ किया जाता है फील्ड के अंदर, तो ये हम देखते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट। कि प्रिपरेशन ऑफ सोइल जो है फसल उगाने की सबसे पहली स्टेप है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो सोइल आती है हमारी, उस सोइल को टर्न किया जाता है, मतलब नीचे वाली मिट्टी को ऊपर लाया जाता है और ऊपर वाली मिट्टी को नीचे लेके जाया जाता है, मतलब सोइल को उल्ट पलट किया जाता है और सोइल को लूज़ कर दिया जाता है। जिससे क्या होगा कि सोइल के अंदर एयर का सर्कुलेशन बन जाएगा, एयर जाने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वाटर जाने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट मिलेंगे हमें प्लोइंग की। तो इस चीज़ प्रिपरेशन ऑफ सोइल की, तो इसको प्लोइंग भी बोलते हैं, अभी आगे आएगा हमारे पास। तो दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल। द लूज सोइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सोइल। किससे क्या होगा कि जो प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो ज़्यादा डीपली सोइल के अंदर जा पाएगी, पेनिट्रेट हो पाएगी। जिससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि सोइल प्लांट्स की रूट्स को ब्रीथ करना इजी हो जाएगा सोइल के अंदर, क्योंकि अब सोइल के अंदर सोइल लूज़ हो चुकी है, उसके अंदर एयर जाने का रास्ता बन चुका है। तो अगर सोइल प्लांट की रूट्स जो हैं डीप चली जाती है सोइल के अंदर, तभी वो ब्रीथ कर पाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो वाई डज द लूजनिंग ऑफ द सोइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। सोइल को लूज़ करने से जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो ईजिली ब्रीथ कर पाती है। तो क्यों ऐसा कर पाती है, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है कि सोइल के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगा। जब सोइल को लूज़ एंड टर्न कर देंगे तो एयर जाने की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी सोइल की इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए प्लांट्स की रूट्स को ब्रीथ करना ईजी हो जाता है व्हेन द सोइल गेट्स लूजनड। तो the loosened soil help in the growth of earthworms and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. कि जो लूज़ की हुई सोइल है वो हेल्प करती है जो अर्थवर्म्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के अंदर सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहलाते हैं, क्योंकि वो सोइल को नेचुरली टर्न करने में भी हेल्प करते हैं, लूज़ करने में हेल्प करते हैं और सोइल के अंदर ह्यूमस भी ऐड करवाते हैं। तो इसलिए ये अर्थवर्म और कुछ माइक्रो ऐसे हैं जो सोइल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी हैं। तो वो लूज सोइल के अंदर ईजिली ग्रो कर पाते हैं। तो ये बेनिफिट भी है कि सोइल को लूज़ करने का, लूज़ एंड टर्न करने का। तो बट वाई डज द सोइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। तो लेकिन सोइल को लूज़ और टर्न करना नेसेसरी क्यों है, तो एक तो हमने बता दिया कि सोइल जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो इजीली ब्रीथ कर पाती है। दूसरा, सोइल फ्रेंडली माइक्रोब्स लाइक अर्थवर्म कैन ग्रो वेरी वेल इन लूजन सोइल। अब नेक्स्ट अब हम और देख लेते हैं। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सोइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि जो हमारी सोइल है उसके अंदर मिनरल्स, वाटर, एयर एंड कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो इन एडिशन उसके अलावा कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो भी सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो भी सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि डीकम्पोजर्स के द्वारा डीकम्पोज किए जाते हैं सोइल के अंदर। डीकम्पोजर्स कह लो या सोइल ऑर्गेनिज्म कह लो, उनके द्वारा डीकम्पोज कर दिए जाते हैं। तो डीकम्पोज मटेरियल भी सोइल के अंदर होता है। तो इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सोइल। तो जब हम सोइल को टर्न करते हैं तो सोइल के अंदर जो मिनरल्स, वाटर, एयर, वाटर वगैरह प्रेजेंट है वो नीचे वाली सोइल से ऊपर आ जाता है, ऊपर वाली सोइल से नीचे जाता है, मिक्सिंग हो जाती है इन सारी न्यूट्रिएंट्स की। तो उसके अलावा जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स थे उनकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं
जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनकी डेथ के बाद उनके लिए यूजलेस होते हैं। तो जब प्लोइंग कर देते हैं हम या सॉइल को लूज और टर्न कर देते हैं तो वो मिनरल्स जो हैं उनकी बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं मिक्स होकर सॉइल के अंदर वापस आ जाते हैं, यानी कि सॉइल उनको वापस अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि बाद में प्लांट्स के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, प्लांट्स के लिए यूज़फुल हो जाते हैं वो। तो सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल support plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients। लेकिन जो सारी की सारी जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं होती। सॉइल का जो कुछ टॉप पार्ट्स है उसमें से ही टॉप पार्ट जो है उसके अंदर से कुछ सेंटीमीटर की जो लेयर है वही प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। तो इसलिए सॉइल को टर्निंग और लूजनिंग करने से क्या होगा कि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स नीचे प्रेजेंट हैं वो ऊपर तक आ जाएंगे, जो कि प्लांट्स के द्वारा अब जो ईजिली अब्जॉर्ब किए जा पाएंगे। तो दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसलिए सॉइल को टर्निंग करना और लूजनिंग करना जो है एक इम्पोर्टेंट टास्क है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के अंदर। तो अब प्लोइंग क्या होता है या टिलिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। अभी तक हमने पढ़ लिया कि सॉइल को लूज़ करना और टर्न करना ज़रूरी होता है, तो क्यों ज़रूरी होता है वो भी हमने देख लिया। अब सॉइल को लूज़ और टर्न करने को बोलते क्या हैं? इसको बोला जाता है प्लोइंग या फिर टिलिंग। तो प्लोइंग और टिलिंग इज़ द प्रोसेस इन विच सॉइल इज़ गेटिंग लूजनड और टर्न बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स। तो दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लो। तो ये कैसे किया जाता है? एक प्लो का यूज़ करके, जिसको हम हल बोलते हैं, हल का यूज़ करके, प्लो का यूज़ करके टिलिंग की जाती है या प्लोइंग की जाती है। तो प्लोज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। जो प्लोज होते हैं, हल जो होते हैं, वो वुड या आयरन के बने होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। टू द प्लोड फील्ड मे हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद ए प्लैंक। तो जो हमारी सॉइल है वो ड्राई होती है, तो कई बार उसको प्लोइंग करने से पहले वाटरिंग भी की जाती है, मतलब सॉइल के ऊपर पहले वाटर डाल दिया, वाटर डालने के बाद उसकी प्लोइंग करते हैं ताकि वाटर उसके अंदर मिक्स भी हो जाए और सॉइल जो है सॉइल के अंदर प्लोइंग करना ईजी भी हो जाए। तो द प्लोड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। तो जो प्लोइंग करने के बाद जो हमें सॉइल मिलती है उस सॉइल के अंदर मिट्टी के बड़े बड़े पीसेस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रम्स बोलते हैं। तो उन क्रम्स को ब्रेक करना छोटे पीसेस में नेसेसरी होता है। तो क्रम्स को छोटे पीसेस में ब्रेक करने के लिए जो टूल यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं प्लैंक। तो द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पज़। कि जो फील्ड की लेवलिंग की जाती है, लेवलिंग करना मतलब कि फील्ड के अंदर प्लोइंग करने के बाद जो हमारे पास मिट्टी मिलती है वो उसके जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो उबड़ खाबड़ हो जाते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको एक पर्टिकुलर लेवल पे लेके आने के लिए एक और इंस्ट्रूमेंट, एक और टूल यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं लेवलर। तो उससे क्या होएगा कि सारी जो सॉइल जो थी उबड़ खाबड़ हो गई थी वो एक स्मूथ हो जाएगी, स्मूथ सरफेस हो जाएगा हमारा, लेकिन सॉइल अभी भी लूज रहेगी। तो समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। कभी कभार क्या किया जाता है कि सॉइल के अंदर टिलिंग करने से पहले या प्लोइंग करने से पहले उसमें कुछ मैन्योर भी डाल दी जाती है। तो उससे क्या होगा कि जब हम टिलिंग कर रहे होंगे, प्लोइंग कर रहे होंगे फील्ड के अंदर, तो वो मैन्योर जो है अच्छे तरीके से सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है। और जो वाटर कब डाला जाता है प्लांट्स सॉइल के अंदर? बिफोर सोइंग। सोइंग मतलब बीजों को बोने से पहले वाटर भी डाला जाता है फील्ड के अंदर। अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या क्या हैं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में मीन्स कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ द ग्रेन्स to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are the plow, hoe और cultivator। कि सोइंग करने से पहले मतलब बीजों को बोने से पहले जो फील्ड के अंदर जो सॉइल के बड़े बड़े पीसेस होते हैं उनको एक ग्रेन के साइज़ में, मतलब अनाज के दाने के साइज़ में छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक किया जाता है ताकि जो हमारी यील्ड जो है, फसल की जो उपज है वो अच्छी हो जाए। तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। तो ऐसा करने के लिए अलग अलग टूल्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो वो टूल्स कौन कौन से हैं
उसके एग्जांपल्स हैं प्लो, होए और कल्टीवेटर। तो इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ प्लो। प्लो क्या होता है? दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप्स, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एट्सेट्रा। कि प्लो जो है एक एंशियंट टाइम से, पुराने टाइम से यूज़ किया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है जो टिलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है सॉइल के अंदर। फर्टिलाइज़र डालने के लिए भी यूज़ करते हैं क्रॉप्स के अंदर, और उसके अलावा वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स जो खेतों में उग जाते हैं उनको वीड्स बोला जाता है, तो उसको उखाड़ने के लिए भी यूज़ किया जाता है प्लोए। और स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल मीन्स अगर जो टॉप सॉइल जो है वो हार्ड हो जाती है तो उस हार्ड सॉइल को हटाने को क्या बोला जाता है? स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। तो इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया था, मतलब सॉइल को टिलिंग करना, मतलब लूज़ और करना, और टर्न करने के लिए, फर्टिलाइजर्स डालने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए, और जो टॉप सॉइल जो है जो कि हार्ड हो गई है उसको ब्रेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो दिस इम्प्लीमेंट इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस, कैमल्स एट्सेट्रा। कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो वुड का बना होता है और उसको चलाने के लिए, उसको खींचने के लिए पेयर ऑफ बुल्स, मतलब एक बैलों का पेयर यूज़ किया जाता है, या फिर हॉर्सेस यूज़ किए जाते हैं, कैमल्स यूज़ की जा सकती है। तो इन एनिमल्स का यूज़ करके प्लो को ड्रॉ किया जाता है, खींचा जाता है। तो इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप कोल्ड प्लोशियर। तो ये बना किससे, कैसे होता है? इसके आगे वाली साइड पे एक नुकीली आयरन की स्ट्रिप बनी होती है जिसको, जो कि ट्रैंगुलर शेप की होती है, जिसको प्लोशियर बोला जाता है। ये हमारे पास इसकी पिक्चर है। इस पिक्चर में ये नीचे जो दिखाया गया है प्लोशियर दिखाया गया है, और ये एक प्लो को फील्ड में यूज़ करते हुए दिखाया गया है कि ये पार्ट सॉइल के अंदर कहाँ पर फिट होगा, कहाँ पर सॉइल को कांटेक्ट करेगा, टच करेगा, वो शो किया गया है। तो ये हो गया प्लोशियर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कोल्ड प्लो शाफ्ट। कि जो हमारे प्लो का जो मेन पार्ट होता है वो एक लंबा लकड़ी का पीस बना होता है जिसको प्लो शाफ्ट बोला जाता है। तो प्लो शाफ्ट अगेन डायग्राम में दिखाया गया है। दिस इज़ ए लॉन्ग रोड विच इज़ कॉल्ड प्लो शाफ्ट, एंड दिस इज़ शोन when the plow is used in the field, plow shaft. Then there is a handle at one end of the shaft. इस shaft के एक किनारे पे हैंडल बना होता है। The other end is attached to the beam which is placed on the bull's neck. वो जो उसका दूसरा किनारा है प्लो शाफ्ट का, उसके ऊपर एक बीम लगी होती है जो कि बुल्स के नेक पे डाली जा सकती है ताकि वो उस बीम की हेल्प से इस प्लो को पकड़कर खींच सकें। तो वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। कि एक बुल्स का पेयर और मतलब एक जोड़ी बैलों की और एक ह्यूमन बीइंग कोई भी उन प्लो को ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो जैसा कि इस फील्ड के अंदर यूज़ करते हुए दिखाया गया है कि एक बीम के ऊपर एक बीम की हेल्प से प्लो को एक बुल्स के पेयर के साथ बांधा गया है, और एक जो ह्यूमन बीइंग है वो उसको ऑपरेट कर रहा है, उन बुल्स को फोर्स कर रहा है कि वो उस प्लो को पुल करें। नेक्स्ट है द इंडिजिनियस वुड प्लो इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोज नाउअडेज। कि जो पुराने ज़माने में प्लो यूज़ किया था कि वो वुडन का यूज़ किया था सब ज़्यादातर, लेकिन आजकल हम आयरन के बने हुए प्लो भी यूज़ करने लग गए हैं। तो अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, नेक्स्ट टूल है हमारा हो। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। कि एक सिंपल टूल है जो कि वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ करा जाता है। वीड्स मैंने अभी आपको बताया था कि जो अनवांटेड प्लांट्स जो खेतों में उग जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो उन प्लांट्स को वीड्स बोला जाता है जो कि हमारे फील्ड में हार्मफुल होते हैं, तो उनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए उन अनवांटेड प्लांट्स वीड्स को रिमूव करने के लिए होए यूज़ किया जाता है, एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और सॉइल को लूज़ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, एज ए प्लो की तरह भी यूज़ किया सकते हैं इसको। इट एज ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। तो इसके अंदर भी एक लंबी रोड वुड की आयरन की बनी हुई लगी होती है। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड वर्क्स लाइक ए ब्लेड। तो इसके ऊपर एक
स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन लगी होती है, जैसा कि ये डायग्राम के अंदर हमें दिखाया गया है, जो कि एक ब्लेड की तरह एक्ट करती है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, तो इसके ऊपर भी बीम लगी होती है, जिसकी वजह से इस होए को भी लाइक ए प्लो एनिमल्स के द्वारा पुल किया जा सकता है। नेक्स्ट टूल इज़ कल्टीवेटर। तो nowadays plowing is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. तो कल्टीवेटर क्या होता है? कल्टीवेटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो फसल को काटने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है कि एक ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर बांधा गया है। तो ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर है ये एक। तो इससे क्या होगा, फार्मर की लेबर और टाइम दोनों बचते हैं। कल्टीवेशन पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ सोइंग। नेक्स्ट आवर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज सोइंग। सबसे पहले फील्ड को प्रिपेयर किया जाता है। वो कैसे प्रिपेयर करना है? सॉइल को लूजर टर्न करके यूजिंग प्लो यूज़ किया जाता है उसके लिए। अब नेक्स्ट हमारी स्टेप है सोइंग। सोइंग क्या होती है? बीजों को बोना। सोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। Before sowing, good quality seeds are selected. Good quality seeds are clean and healthy seeds of a good variety. Farmers prefer to use seeds which give a high yield. कि सोइंग जो है ये भी क्रॉप प्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट टास्क है कि अगर हम बीज बोएंगे ही नहीं तो हम काटेंगे क्या? भी हम अगर कुछ उगाएंगे ही नहीं तो हमें कुछ क्रॉप कैसे मिलेगी? तो इसलिए सोइंग जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। तो लेकिन सोइंग करने से पहले क्या किया जाता है कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट किया जाता है। अब अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट करने के बाद उनको साफ़ किया जाता है, और जो हेल्दी सीड्स हैं वो गुड वैरायटी के सीड्स होते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है उगाने के लिए। तो फार्मर्स को उस तरह के सीड्स प्रेफर करने चाहिए जो कि हाई यील्ड देने वाले हों, अच्छी उपज देने वाले हों। तो अब ये एक लड़की की पिक्चर दिखाई गई है। अब ये क्या कहना चाह रही है? One day I saw my mother put some gram seeds in vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on the top. I wonder why some seeds float on water. ये लड़की जो बताना चाह रही है उससे हमें हमारे पास एक आइडिया मिल रहा है कि हमें अच्छी क्वालिटी के सीड्स जो हैं वो किस तरह से सिलेक्ट करने चाहिए। तो लड़की कह रही है कि एक दिन मैंने देखा कि मेरी मदर जो है वो ग्राम सीड्स को, चने के बीजों को एक बर्तन में डाल के और उसके ऊपर पानी डाल रही है, जिससे क्या हुआ कि कुछ मिनट के बाद कुछ सीड्स तो ऐसे हो गई जो उस वेसल के, उस बर्तन के नीचे ही बैठ गई, और लेकिन कुछ सीड्स ऐसे थे जो टॉप तैर के फ्लोट करके टॉप ऑफ द कंटेनर आ गए, मतलब उस वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगे, वाटर के ऊपर तैरने लग गई। तो उसको इस बात को देखकर हैरानी हुई कि ऐसा क्यों हुआ कि कुछ सीड्स जो हैं वाटर के सरफेस पे फ्लोट क्यों करने लगी। तो ऐसा इसलिए हुआ कि जो सीड्स वाटर के सरफेस पे फ्लोट करने लगे थे वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं थी, क्योंकि जो सीड अच्छी क्वालिटी के नहीं होते वो अंदर से खोखले हो जाते हैं, अंदर से होलो हो जाते हैं, उनका वज़न कम होता है, जिसकी वजह से वो हल्के होने की वजह से वाटर के सरफेस पे तैरने लग जाते हैं। तो जो सीड अच्छी क्वालिटी की होंगी वो सीड वाटर के अंदर नीचे बैठ जाएंगे। तो यानी कि हम अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उनको वाटर में डालो। वाटर में डालने के बाद जो अच्छे सीड्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो ख़राब सीड होंगे वो ऊपर तैर के वाटर के सरफेस पर आ जाएंगे, उनको हम हटा सकते हैं। तो इस तरह से हम सीड्स के अंदर से अच्छी क्वालिटी के सीड्स को अलग कर सकते हैं। तो सेम यही चीज़ हमें एक एक्टिविटी की फॉर्म में बताई है कि टेक ए बिकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुल ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल, वेट फॉर सम टाइम। कि एक बिकर लो, उसके अंदर हाफ बिकर को वाटर से फिल करो, उसके अंदर एक मुट्ठी भर के व्हीट सीड्स, गेहूं के दानों की डाल दो, और उसको अच्छी तरह से स्टिर करो, मतलब अच्छी तरह से हिलाओ। तो अब कुछ देर तक वेट करो, और वेट करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे वो आप अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करो, और उससे क्या कंक्लूजन निकला वो कंक्लूजन ड्रॉ करो। तो आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन द वाटर, क्या हमें कुछ ऐसे सीड देखने को मिलेंगे जो वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहे होंगे? तो यस, हमें कुछ सीड ऐसे मिलेंगे जो वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहे होंगे। तो वुड दोज बी लाइटर और हैवियर दैन दोज विच सिंक, जो सीड नीचे डूब गए उनसे, उनकी कंपैरिजन में जो सीड फ्लोट कर रहे थे उनको कंपेयर करके देखो कि वो सीड लाइटर हैं या हैवियर हैं।
तो हम पाएंगे कि जो सीड वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहे थे वो सीड हल्के होंगे, लाइट वेट के होंगे। तो वाई वुड दे बी लाइटर, तो वो लाइट क्यों हुए? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो डैमेज सीड्स होते हैं, जो ख़राब सीड्स होते हैं, वो अंदर से होलो होते हैं, खोखले होते हैं, तो जिसकी वजह से वो लाइट वेट के हो जाते हैं, उनका वज़न कम हो जाता है। तो देयर फॉर दे फ्लोट ऑन द वाटर, तो इस वजह से वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करने लग जाते हैं। तो दिस इज़ ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। तो एक अच्छा मेथड है कि जिसका यूज़ करके हम एक हेल्दी और गुड क्वालिटी के सीड्स को डैमेज सीड्स से सेपरेट कर सकते हैं। तो बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। तो लेकिन बीज बोने से पहले एक इम्पोर्टेंट टास्क हमें क्या पता होना चाहिए कि अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स, कि हमें किस तरह के टूल्स यूज़ करने चाहिए सोइंग करने के लिए, बीजों को बोने के लिए हमें क्या क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं, तो उनके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। तो उन टूल्स के बारे में हम एक एक करके स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम ट्रेडिशनल टूल्स से। ट्रेडिशनल टूल्स मतलब वो टूल्स जो पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, हम एंशियंट टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These end pipes into the soil and place seeds, pierce into the soil and place seeds there. तो ट्रेडिशनल टूल के अंदर क्या होता है कि हम एक फनल शेप, फनल मीन्स एक कीप की शेप का एक टूल यूज़ करते हैं, जिसके अंदर एक ऊपर की तरफ एक बड़ी फनल बनी होती है और नीचे वाली साइड पे उसके 2 या 3 पाइप्स लगी होती है। तो उस इंस्ट्रूमेंट को बुल्स की बैक साइड पे बांधा जाता है, प्लो के साथ ही बांध दिया जाता है उसको। और उस फनल के अंदर फार्मर क्या करते हैं, सीड्स डालते हैं। तो जो नीचे उसके 2 या 3 जितनी भी पाइप्स बनी होगी, तो उन पाइप्स के रास्ते से वो सीड नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो पाइप्स हैं, पाइप का जो लोअर एंड है वो सॉइल के अंदर फिट किया जाता है, सॉइल के अंदर चलाया जाता है। जैसे से फ्लो आगे जाएगा तो वो जो फनल शेप का जो सोइंग टूल है वो भी आगे आगे बढ़ेगा और सीड्स को आगे आगे पास करता जाएगा, सॉइल के अंदर बिखेरता जाएगा। तो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है जो हम सोइंग करने के लिए, बीजों को बोने के लिए यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल क्या होती है? एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। नाउ डेज सीड ड्रिल्स फिगर 1.2b इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। कि आजकल के टाइम में हम सीड ड्रिल यूज़ करते हैं, जो कि एक बड़ी टूल है जिसको ट्रैक्टर के साथ बांध के यूज़ किया जा सकता है। तो दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेस एंड डेप्थ्स। तो इस टूल को हम यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर गैप बना के और प्रॉपर डेप्थ पे इस टूल से जो सीड्स हैं वो सॉइल के अंदर जाएंगी। तो इट एंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। दिस प्रिवेंट डैमेज कोज बाय बर्ड्स। तो इस टूल से एक हमें श्योरिटी ये भी मिलती है कि जो सीड्स जो हैं सॉइल के अंदर जाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी से कवर हो जाते हैं वो, तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि जो वो सीड्स हैं वो बर्ड्स के द्वारा डैमेज से बच जाते हैं। अब बर्ड्स डैमेज कैसे कर सकते हैं कि अगर सीड्स हमारी सॉइल के अंदर ऊपर ही पड़े होंगे तो क्या होगा कि जो बर्ड्स आएंगे वो बर्ड्स उन सीड्स को पिक करके ले जाएंगे और उनको खा जाएंगे, उनको डैमेज कर देंगे। तो जिससे हमारी क्रॉप प्रोडक्शन अफेक्ट होगी, क्रॉप प्रोडक्शन कम भी होगी और अच्छी क्वालिटी की क्रॉप प्रोडक्शन भी नहीं होगी। तो वही सीड अगर थोड़ा सा मिट्टी से कवर हो जाएं तो बर्ड्स के द्वारा पिक नहीं किए जा पाएंगे वो। तो सोइंग यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। उसके अलावा सीड ड्रिल का यूज़ करने का बेनिफिट क्या है कि इससे टाइम और लेबर दोनों की बचत होती है, क्योंकि हमें कम टाइम के अंदर ज़्यादा सीड्स बो सकते हैं और ज़्यादा ह्यूमन बीइंग्स की ज़रूरत भी इसमें नहीं पड़ती। अब नेक्स्ट क्या है कि देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। ये एक बच्चा है, उसके माइंड में आइडिया आ रहा है, कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि वो कह रहा है कि मेरे घर के पास, मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है और उसमें मैंने देखा कि कुछ प्लांट्स को एक पॉलीथीन के पैकेट्स में डाल कर रखा जाता है। तो वो क्यों रखा जाता है, उसके माइंड में क्वेश्चन आता है। तो ये चीज़ आपने भी देखी होगी ना कि जब नर्सरी से प्लांट्स आते हैं
तो वो गमले लेकर आता है स्ट्रीट्स में कि अपने अपने घर में हम गमले के अंदर पौधे लगवा सकते हैं। तो वो उनके पास जो प्लांट्स होते हैं वो एक पॉलीथीन बैग्स के अंदर कवर्ड होते हैं। तो वो क्या है, वो किस लिए ऐसा रखा जाता है? तो नेक्स्ट इज़ सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। When they grow into plantlets, they are transplanted in the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. कि पैडी मीन्स राइस क्रॉप को क्या बोला जाता है? पैडी बोला जाता है। तो पैडी के जो सीड्स हैं उनको पहले डायरेक्टली फील्ड में नहीं बोया जाता उनको पहले नर्सरी में उगाया जाता है। फिर नर्सरी के अंदर उगने के बाद जो वो छोटे प्लांटलेट्स बन जाते हैं उनके ऊपर रूट्स और उनकी ब्रांचेज आनी जब शुरू हो जाती है तो उसको बोलते हैं प्लांटलेट्स मीन्स बेबी प्लांट्स। तो उन प्लांटलेट्स को नर्सरी से निकाल लिया जाता है, थोड़ा सा उसके ऊपर मिट्टी साथ में चिपकी होती है। तो फिर उन प्लांटलेट्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है, मतलब लगाया जाता है बड़े फील्ड्स के अंदर। तो जब उन प्लांटलेट्स को उठाया जाता है मिट्टी समेत तो उसको ऊपर पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया जाता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं, फॉरेस्ट प्लांट्स हो गई, जो फॉरेस्ट से प्लांट्स लाकर अगर किसी और जगह पे हम उगाना चाहते हैं तो जब उनको लेकर आएंगे तब उनको भी पॉलीथीन बैग में पैक करके लेके आते हैं। नीचे से उसकी जो सोयल है वो पॉलीथीन में डाल के लाई जाती है। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको भी नर्सरी में उगाया जाता है पहले ही। तो एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन दी सीड्स इज़ इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। लेकिन सीड बोते टाइम पे हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्लांट्स हमने उगाए हैं, जो सीड्स हमने उगाए हैं, वो उनकी प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग ना हो जाए। मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे सीड्स अगर हम डाल देंगे तो जो प्लांट्स उगेंगे वो इकट्ठे उगेंगे, जिनसे प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। और ओवर क्राउडिंग होने से क्या होगा कि प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर वाटर नहीं मिल पाएगा, तो जो कि प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। तो दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। कि अगर ओवर क्राउडिंग को हम अवॉइड करते हैं, प्रॉपर डिस्टेंस बनाकर हम सीड्स को उगाते हैं, तो इससे क्या होगा कि प्लांट्स को सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट, न्यूट्रिएंट और वाटर मिल पाएंगे। अदरवाइज़ अगर ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो इन तीनों चीज़ों को की प्रॉब्लम्स प्लांट्स को फेस करनी पड़ेगी। तो समटाइम्स ए फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कई बार क्या किया जाता है कि फील्ड्स के अंदर अगर ओवर क्राउडिंग हो जाए प्लांट्स की तो कुछ प्लांट्स को रिमूव भी किया जाता है ताकि जो बाकी के प्लांट्स हैं वो अच्छे तरीके से हेल्दी वे में उग पाएँ। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। तो कैसे यूज़ करने चाहिए, कब यूज़ करने चाहिए, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।